माता पिता के संस्कार एक बच्चे की परवरिश के लिए बेहद मायने रखते हैं। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने खास कार्यक्रम परवरिश में, जहां हम बताते हैं कि अपने बच्चों की स्पिरिचुअल पेरेंटिंग किस तरह करें। इसी श्रृंखला में स्वागत करते हैं हमारे आज के गेस्ट, बॉडी माइंड सोल कनेक्शन कोच शुभांगी वशिष्ठ मैम का। मैम, बहुत स्वागत करूंगी कार्यक्रम में। नमस्ते मैम, आज हम बात कर रहे हैं ऐसे क्वेश्चंस के बारे में जो अक्सर पेरेंट्स पूछते हैं या पेरेंट्स की पेरेंटिंग को लेकर जो जुड़े हुए हैं। सबसे पहला सवाल जान लेते हैं, पेरेंटिंग स्टाइल। मैं जानना चाहूंगी कि पेरेंटिंग स्टाइल कितने तरह के होते हैं और ये क्या है। जी। तो पेरेंटिंग स्टाइल जो होते हैं वो 4 तरीके के होते हैं, जिसे हम अथॉरिटेटिव कह सकते हैं, अथॉरिटेरियन कह सकते हैं और परमिसिव कह सकते हैं और अनइन्वॉल्व्ड कह सकते हैं। पर इनको जानने से पहले मैं कहूँगी कि हमें जानना चाहिए कि क्या ट्रेडिशनल पेरेंटिंग होती है और क्या जेंटल पेरेंटिंग होती है। उसमें अगर हम डिफरेंस जान पाएंगे तो हम बेहतर समझ पाएंगे पेरेंटिंग को। तो अगर ट्रेडिशनल पेरेंटिंग की मैं एग्जांपल दूँ, तो पहला जैसे कि अगर लगता है कि बड़ों की बात हम बच्चों को सुननी ही चाहिए, कोई क्वेश्चन नहीं करने चाहिए। और जेंटल पेरेंटिंग क्या होगी कि हम अपनी बात कहें पर हम ओपन हो बच्चों के क्वेश्चंस के लिए भी, क्योंकि कहीं ना कहीं हम रेडी नहीं होते कि क्वेश्चन बच्चे हमसे करें कि ये करना है तो क्यों करना है। हम सिर्फ कहते हैं कि हमने कह दिया है बिना किसी सवाल के तुम्हें ये करना है। तो क्या है, ये ट्रेडिशनल पेरेंटिंग है, जो कि हमें जेंटल पेरेंटिंग में जाना चाहिए। और उदाहरण जैसे ट्रेडिशनल पेरेंटिंग के हमें लगता है कि 2-3 थप्पड़ लगाते हैं बच्चों को तभी वो सीधे रहते हैं, है ना, ये ट्रेडिशनल पेरेंटिंग है। बट जेंटल पेरेंटिंग क्या कहेगा कि बच्चा सीख सकता है बिना पनिशमेंट के भी। उसे एक फर्म बाउंड्रीज देना ज़रूरी है, पनिशमेंट देना ज़रूरी नहीं है। और ट्रेडिशनल पेरेंटिंग के उदाहरण जैसे कि हमें लगता है कि बच्चे को हम सॉरी नहीं कह सकते क्योंकि हम बड़े हैं, हम क्यों कहें कि हमसे गलती हो गई। पर जो जेंटल पेरेंटिंग होगी उसमें क्या होगा कि हाँ, अगर मुझे लगता है कि मेरे से गलती हुई है तो हम सॉरी भी कह सकते हैं, क्योंकि पेरेंट्स बच्चों के लिए रोल मॉडल है। तो हमें देखना है कि हाँ, गलती हुई तो हम उसे सॉरी भी कहें, क्योंकि बच्चे हमें ही देखकर सीख रहे हैं। और जैसे कि ट्रेडिशनल पेरेंटिंग क्या होती है कि अगर बच्चा ओबीडिएंट है, बात मान रहा है, इसका मतलब पेरेंटिंग हमने बहुत अच्छी करी है। पर ये गलत है दोस्तों। अगर हमें लगता है कि बच्चे का बिहेवियर हम सिर्फ देखते हैं और उस बिहेवियर से आंकलन करते हैं कि वो सही है पेरेंटिंग, वो गलत है। बिहेवियर के अलावा बहुत सारे एस्पेक्ट्स भी होते हैं जो हमें देखने की ज़रूरत होती है, तो वो भी देखना ज़रूरी है, ना सिर्फ बिहेवियर देखना। और लास्ट में कहूँगी, जैसे कि हमें लगता है कि बच्चों को एकेडमिकली अच्छा होना चाहिए। हमें ट्रेडिशनल पेरेंटिंग ये कहती है कि एकेडमिक्स में, अपनी पढ़ाई में बस आप अच्छे होने चाहिए, तो मतलब सही पेरेंटिंग है हमारी, या बच्चा भी सही चल रहा है। तो मैं कहूँगी एकेडमिकली सही होना या अच्छा होना अच्छी बात है, पर उसके अलावा भी फिजिकली भी, मेंटली भी, इमोशनली भी आपका बच्चा कैसे ग्रो हो रहा है, वो भी देखना ज़रूरी है। ना सिर्फ एकेडमिकली देखना कि हाँ, पढ़ाई में सही है तो इसका मतलब बच्चा बिल्कुल सही है और हमारी पेरेंटिंग बिल्कुल सही है। तो ये उदाहरण से हम रिलेट कर पाएंगे कि हम कैसी पेरेंटिंग में जा रहे हैं। क्या हम अभी भी ट्रेडिशनल पेरेंटिंग में हैं या हमें बदलना चाहिए और जेंटल पेरेंटिंग में जाना चाहिए? जी बिल्कुल मैम, आजकल देखा जाता है कई पेरेंट्स ट्रेडिशनल जो है पेरेंटिंग उसी को फॉलो कर रहे हैं। मैं जी। जानना चाहूंगी कि सही पेरेंटिंग स्टाइल क्या है बच्चों को परवरिश देने के लिए। देखिए, सही पेरेंटिंग स्टाइल, क्योंकि हर बच्चा एक यूनिक है ना? जो मैं कहूँगी कि हाँ, ये उस पे काम कर सकता है, शायद वो काम ना करे, क्योंकि पेरेंटिंग एक आर्ट है दोस्तों, जो आपको सीखनी पड़ती है। ये सीखी-सिखाई नहीं है, किताबी ज्ञान नहीं है। प्रैक्टिकली जब आप बच्चे के साथ काम करते हो, तब आपको सिखाई देता है या समझ आता है कि हाँ, इस सिचुएशन में मेरा बच्चा ऐसे काम करता है, तो मुझे ऐसे रिस्पॉन्ड करना है। तो पेरेंटिंग का कोई थंब रूल नहीं है कि आपको बता दी और वही, आपको हिट एंड ट्राई करने पड़ेंगे।
है ना? देखना पड़ेगा, अच्छा ये कहा गया है, मैं ये ट्राई करके देखती हूँ, शायद बच्चे के साथ हो। बट ये ज़रूर रखें कि ट्रेडिशनल पेरेंटिंग जैसे पिटाई, जजमेंट बच्चों के प्रति, या जो हमने कह दिया कोई क्वेश्चन नहीं, या उसको कोई चॉइस नहीं देना। देखिए, पेरेंट्स, मैं ये नहीं कहूँगी हमें लगता है कि जो मैंने कह दिया बस तुम्हें उसको फॉलो करना है। आप बिल्कुल बताइए जो बच्चे के लिए सही है, उसे गाइड करिए, बट एंड ऑफ द डे बच्चे की भी चॉइस होनी चाहिए उस चीज़ को बताने के लिए, या उसका कहना भी सुनना चाहिए, वैल्यूएबल है उसकी वॉइस, तो वो भी हमें सुनना चाहिए। तो आप देखें कि क्या मैं जेंटल पेरेंटिंग कर रहा हूँ, तो पेरेंटिंग जैसे मैंने कहा कि ये आर्ट है दोस्तों, तो आप सीख कर ही देख पाते हैं कि क्या मेरे बच्चे के लिए अच्छा है और कैसे मुझे रिस्पॉन्ड करना चाहिए, क्योंकि हर दिन एक बेहतर पेरेंट बनना पड़ता है ना उसके लिए, तो वो प्रैक्टिस से ही होगा। बिल्कुल, कोई पॉइंटेड नोट्स नहीं है जो बच्चों की पेरेंटिंग के लिए यूज़ जी, किए जाएँ। जी। मैम, अगला सवाल मेरा इसी से जुड़ा है, जैसे कि आपने कहा कि बच्चों को मार कर ठीक करना, पेरेंट्स को हुँ, अक्सर होता है ये चीज़। हुँ, तो एक सवाल ये भी आता है कि बच्चों को फिक्स कैसे किया जाए? तो हुँ। उसमें क्या किया जाए? जी, तो हमें लगता है कि कुछ बच्चे में खराबी है, हमें उसे फिक्स करने की ज़रूरत है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मेरे एक पौधा मैं सोचूँ कि मेरे घर में एक प्लांट लगा हुआ है और उस प्लांट पे पीले पत्ते थोड़े से आ रहे हैं। तो क्या मैं उस प्लांट को दोष देने लगूँगी कि क्या है, तुम, मेरे को तो ग्रीन पत्ते चाहिए थे, तुम पीले आ गए हो, मुझे तो सीधे पत्ते चाहिए थे, तुम टेढ़े आ रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। बट मैं ये नहीं करती हूँ, उसको दोष नहीं देती। मैं क्या करती हूँ, उसको देखती हूँ कि शायद उसको सूरज की ज़रूरत है, उसको सनलाइट में रखना है, शायद उसको खाद की ज़रूरत है, मैं उसको खाद देती हूँ, या पानी की ज़रूरत है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं एनवायरनमेंट चेंज करती हूँ। सेम वे रूपाली, हमें बच्चों को फिक्स नहीं करना, बच्चे तो ऑलरेडी ठीक हैं। हमें उनके एनवायरनमेंट को, उनकी सराउंडिंग्स को चेंज करने की ज़रूरत है कि अगर बच्चा कुछ बिहेव कर रहा है, जो अनकंफर्टेबल है, या आपको लगता है कि ऐसा नहीं उसे करना चाहिए, उसके पीछे कोई एनवायरनमेंट जुड़ी हुई है जिसकी वजह से वो ये कर रहा है। तो आपको उस कारण पे जाएँ, उस एनवायरनमेंट, उस सराउंडिंग्स को देखें और उसको बदलें, ना कि बच्चे को फिक्स करें। बिल्कुल, पेरेंट्स को लगता है कि बच्चों को फिक्स करना उनका काम है और वो मार-पीट कर ही ठीक किया जा जी, सकता है। जी। तो हम अगले सवाल जान लेते हैं। हुँ। माय चाइल्ड डज़न्ट वांट टू वेक अप फॉर स्कूल ऑन टाइम, इस पर क्या किया जाए? जी। बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स आते हैं मेरे पास जिनका यही इश्यू होता है कि मेरे बच्चा सुबह स्कूल जाने के लिए तैयार नहीं होता, उसको बहुत रोता है, उसको उठाने में बहुत टाइम स्पेंड, मेरी एनर्जी ड्रेन हो जाती है और लगता है कि कब ये उठेगा, और जब तक उठता है मेरी आधी बैटरी पूरी खत्म हो गई होती है उसको रेडी कराने में, ये सब करने में। तो देखिए फ्रेंड्स, इसके पीछे का कारण देखें। जो आप देख सकते हैं कि अगर बच्चा टाइमली नहीं उठ रहा है स्कूल के लिए, तो आप देखें कि वो सो कितने बजे रहा है ना? क्या करते हैं हम पेरेंट्स, बिकॉज़ हमें भी अपना मी टाइम चाहिए या एन्जॉयमेंट चाहिए, तो हम लेट पार्टीज़ में जाते हैं, या बच्चे के साथ हम बिंज वॉचिंग या टीवी देख रहे हैं या कोई मूवी देख रहे हैं, और जो वो लेट नाइट तक चल रही है, या घर में गेस्ट आ जाते हैं। तो अब गेस्ट आए हैं, तो बच्चा भी हमारे साथ ही रहेगा, क्योंकि गेस्ट आए हो, जब तक वो जाएगा नहीं तो वो सोएँगे नहीं। तो क्या है, लेट नाइट तक उठना एक कारण है, बिकॉज़ जब तक बच्चे की नींद पूरी नहीं होगी, तो वो चिड़चिड़ापन रखेगा, उसको सुबह उठने में टाइम लगेगा। तो आप देखिए कि उसका एक रूटीन बनाइए। मैं ये नहीं कह रही कि एकदम से आप सब कुछ बंद करके और कहें यही टाइम है तुम सो जाओ। तो इस हैबिट को आपको शुरू से मेंटेन करना चाहिए बच्चे के साथ। जैसे अर्ली एज में जब आपको लगता है कि अब ये इंडिपेंडेंट हो गया है, जैसे 7-8 साल का हो गया और अब ये खुद से सो सकता है ना? या आप उसको बताएँ कि हमारा बेड टाइम यही है, लास्ट आप 7:30 तक जग सकते हो, उसके बाद इट्स अ बेड टाइम, आपको सोना ही है क्योंकि सुबह जल्दी जाना है। उसके पीछे उसका कारण भी बताओ, ताकि बच्चे को ना लर्निंग एटीट्यूड आए कि हाँ, इसके पीछे कारण क्या है, मैं लेट उठूँगा, फिर स्कूल में मैं चिड़चिड़ापन रखूँगा, मैं अच्छे से कंसंट्रेट नहीं कर पाऊँगा, तो इसलिए मुझे सोना टाइम पर है। और ऐसा मैंने देखा भी है, हमारे जैसे फ्रेंड्स की मैं अगर बात करूँ, जहाँ पर उनके बच्चे, उन्होंने शुरू से ये रूटीन बनाया था
चाहे उनके घर गेस्ट आ जाए, चाहे पेरेंट्स को मूवी देखने जाना है, पार्टी पे जाना है, बट बच्चों को पता है, ये इसको मैं कहूँगी कि एक डिसिप्लिन है, एक फर्म बाउंड्री आपने बनाई हुई है कि 7:30 लास्ट है, आपको सोना ही है। पर हाँ, जब वीकेंड हो, है ना, जब जैसे संडे हो, तो अब आप फ्लेक्सिबल भी हो कि आप 1 घंटा और स्पेंड कर सकते हो फैमिली के साथ, क्योंकि कल आपको स्कूल नहीं जाना है, आप लेट उठ सकते हो। तो आप ये थोड़ा-सा बैलेंस बनाएँ, देखें कि हाँ, शायद मेरा बच्चा लेट तक जाग रहा है या हमारे साथ लेट बैठ रहा है, तो उसको थोड़ा कट करके उसको टाइमली हम उसका रूटीन बनाएँ सोने का। जैसे हम उठने का रूटीन है, ऐसे ही सोने का भी एक रूटीन होना चाहिए कि इस टाइम पर हमें सोना चाहिए। जी। मैम, जैसे कि आपने कहा कि बच्चों की नींद पूरी नहीं हो सकती, हुँ, इसलिए शायद वो मना करते हैं स्कूल जाने से। हुँ। मैं जानना चाहूँगी, नींद के अलावा भी कोई कारण हो सकता है जिससे बच्चे जी। स्कूल जाने से इनकार हुँ। करते हैं? तो देखिए, बहुत और भी कारण हो सकता है कि शायद बच्चा स्कूल नहीं जा रहा, कुछ प्रॉब्लम है ना? स्कूल में शायद कोई उसकी मॉकरी कर रहा है ना? कोई शेम बच्चे को फ़ील हो रहा है, किसी ने कुछ ऐसे कमेंट करे हैं बच्चे को लेके, उसकी फ़िज़िकल बॉडी को लेके, ताकि वो डरा हुआ है स्कूल जाने में, है ना? कोई ऐसे बड़े बच्चे उसको तंग कर रहे हैं, तो आपको देखने के आप बच्चे से बात करें कि अच्छा, आपको स्कूल नहीं जाना, तो क्यों ऐसा आपको लग रहा है? अगर वो टाइम सिर सो रहा है ना? हाँ, लेट नाइट नहीं हो रहे, बट तब भी बच्चा इनकार कर रहा है, तो आप बच्चे से बात करें कि क्या रीज़न है? आपको स्कूल में कोई प्रॉब्लम है? मम्मा आपके साथ हमेशा है ना? पापा हमेशा, आप मम्मा-पापा को बता सकते हो कोई आपको प्रॉब्लम कर रहा है, तो हम जाके बात कर सकते हैं, ताकि उसको लगे कि शायद कोई टीचर से वो डर रहा है या अपने जो दोस्त हैं वो उसको लेग पुलिंग कर रहे हैं, है ना? कुछ बोल रहे हैं या मारते हैं उसको, है ना? डराते हैं। तो आपको बात करने की ज़रूरत है। बात करने पर ही आप समझ पाएँगे कि बच्चा क्यों नहीं स्कूल जाना पा रहा। जी। मैम, जैसे कई बार पेरेंट्स क्या करते हैं, बच्चों को डिसिप्लिन में लाने के लिए हुँ। पीटना शुरू कर देते हैं, जैसे हमने पहले ही सवाल में बात जी। की। और उनको सोचते हैं कि एक स्टिक से ही बच्चों को ट्रीट किया जाता है तो हुँ, डिसिप्लिन में लाया जा सकता है। मैं हुँ, जानना चाहूंगी, बच्चों पर थ्रेट और डिसिप्लिन का कितना प्रभाव पड़ता है? हुँ। देखिए, थ्रेट और डिसिप्लिन में ना बहुत ही थिन लाइन है, मैं कहूँगी, क्योंकि हमें लगता है कि नहीं, हम उसको डिसिप्लिन कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं हम थ्रेट में चले जाते हैं। थ्रेट का मतलब क्या है? थ्रेट का मतलब है धमकी देना। और डिसिप्लिन का मतलब है सेटिंग बाउंड्रीज, कि आप बाउंड्री सेट कर रहे हो कि हाँ, आपकी लिमिट यहाँ तक है, इसके आगे नहीं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको एग्जांपल से समझाऊं थ्रेट और यू नो सेटिंग बाउंड्रीज, या जिसको हम डिसिप्लिन बोलते हैं। जैसे आपका बच्चा है और आपका बच्चा आपके साथ ऑफिस गया, है ना? और ऑफिस गया और उसने आपकी ऑफिस की वॉल पे कोई कलर से उसने कुछ दीवार पे लिख दिया या कलरिंग कर दी। अब क्या होगा, थ्रेट क्या हुआ? तुम, एक तो हम गुस्सा करेंगे कि तुमने ये क्या किया है, तुम्हें समझ नहीं आता, तुम्हें कि मैं कहाँ आया हूँ, तुमने क्या कर दिया, है ना? जाओ तुम, अब मैं तुम्हें कभी लेके नहीं जाऊँगा अपने ऑफ़िस, या हम उसको रूम में बंद कर देंगे, जो भी मतलब थ्रेट देंगे कि अब तुम चलो घर चलो, मैं तुम्हें बताती हूँ, डार्क रूम में अब तुम्हें बंद कर दूँगी। क्या है? ये क्या है? थ्रेट है। पर यही अगर फर्म बाउंड्री की बात करूँ, डिसिप्लिन की बात करूँ, तो इसमें आप क्या करेंगे? आप करेंगे कि ठीक है, बच्चे ने वहाँ कलर कर दिया, आप कहोगे, आई कैन अंडरस्टैंड बच्चा, आपको कलरिंग करना बहुत पसंद है ना? और हम कलरिंग ना दीवार पर नहीं करते हैं, हम कलरिंग कलरिंग बुक में करते हैं या किसी शीट पर करते हैं। तो आगे से जब भी आपका कलरिंग का मन हो, तो आप हमें बता सकते हो, ताकि हम कलरिंग पे करें, ना कि दीवार पर करें। तो दोस्तों, क्या हुआ, अब उसमें वो समझ आएगा कि हाँ, ये डिसिप्लिन, एक बाउंड्री आपने सेट कर दी कि दीवार पे कलरिंग नहीं करनी, हम नोटबुक पर या कलरिंग बुक पर करेंगे। तो जब फ्रेंड्स हम थ्रेट करते हैं ना किसी को, तो बच्चा उसमें कुछ सीखता नहीं है। पर जब हम डिसिप्लिन करते हैं, बच्चा हमेशा सीखेगा। तो हमें बच्चे को सिखाना है, डराना नहीं है। तो हमेशा देखें कि क्या आप थ्रेट कर रहे हैं या डिसिप्लिन कर रहे हैं।
जी बिल्कुल मैम, जैसे आपने बात करी इसी सवाल में कि बाउंड्रीज बच्चों के लिए सेट करना, मैं जानना हुँ, चाहूंगी कि राइट बाउंड्रीज क्या हैं बच्चों के लिए हुँ। जो एक पेरेंट सेट कर सकते हैं। जी, तो राइट बाउंड्रीज़ अलग-अलग सिचुएशन पे आप देख सकते हो। जैसे मैंने अभी बाउंड्री बता दी कि आपको कलरिंग नहीं करनी है। आपने उसको सिखाया कि कलरिंग कहाँ करते हैं, हम नोटबुक पर करते हैं, कलरिंग बुक पे करते हैं। ऐसे ही हर चीज़ के लिए आप फ़र्म बाउंड्रीज़ बनाइए। देखिए कि अगर जैसे लगता है आपको सोने का टाइम, है ना? हमने एक फ़र्म बाउंड्री बनाई कि 7:30 आपका मैक्सिमम लिमिट है जागने का, उसके बाद आपको सोना है। क्योंकि सोने से उसके कारण भी बताए ताकि बच्चा भी सीख रहा है कि हाँ, उससे मैं ये चीज़ें पे हैम्पर होगा, मेरी स्टडीज़ पे हैम्पर होगा, मेरे होमवर्क पे हैम्पर होगा, तो मुझे राइटली सोना है। ऐसे ही सेम वे आप स्क्रीन टाइम का लगा सकते हैं बाउंड्री कि हम इतने मिनट ही देखेंगे पूरे दिन में, है ना? तो ऐसे आपको देखना है कि कहाँ पर बच्चा कुछ ज़्यादा कर रहा है, ओवर में जा रहा है या एडिक्शन में जा रहा है, जहाँ पे आपको उसको राइट बाउंड्रीज़ देने की ज़रूरत है। और ऐसी बाउंड्री दे जो डिसिप्लिन हो, ना कि थ्रेट वाली हो, कि पनिशमेंट से बच्चा नहीं कभी सीखते हैं। तो डिसिप्लिन देंगे तो बच्चा सीखेगा उस चीज से। तो राइट बाउंड्रीज हम बच्चों पर लगा सकते हैं। मैम मैं जानना चाहूंगी कि बाउंड्रीज लगाना और स्ट्रिक्ट रहना उसमें कितना डिफरेंस है। जैसे हम्म। कोई बच्चा है, उसको हमने हर रूल सेट कर दिए, हम्म। तो वो रूल्स और बाउंड्रीज में क्या डिफरेंस है? जी, देखिए रूल्स क्या होते हैं कि हमें लगता है कि उनको कोई तोड़ नहीं सकता या हम फ्लेक्सिबल नहीं हो सकते। आप बच्चों के लिए रूल सेट नहीं कर सकते हो, आप बच्चों के लिए गाइडलाइन सेट कर सकते हो कि हाँ, मुझे ये लगता है कि ये सही समय है, इस समय पर आ जाना चाहिए, तो उससे पूछें आपको क्या लगता है ना? तो क्या है, आप बच्चे को गाइड कर सकते हैं, बट ये नहीं है पेरेंटिंग कि आपने एक रूल बना दिया, है ना? जैसे अभी मैंने रूल कैसे गाइडेंस दी कि हाँ, आपने ये भी बता दिया कि वीकडे में बच्चे को टाइमली सोना है, बट एक गाइडलाइन है और वो फ्लेक्सिबल भी हो सकती है। जब आप वीकेंड हो गए तो मैं फ्लेक्सिबल भी हूँ, आप लेट जग सकते हो और लेट उठ भी सकते हो, है ना? तो ये रूल नहीं बन गया जो हमेशा के लिए कोई ब्रेक नहीं कर सकता, और अगर कोई ब्रेक करेगा तो पनिशमेंट है कि फिर आगे से तुम्हें वो चीज़ नहीं मिलेगी, हम तुम्हें वेकेशंस पे नहीं लेके जाएँगे। तो क्या हुआ? ये तो उस बच्चे को इमोशनली आप उसको अब्यूज़ कर रहे हो, है ना? कहीं न कहीं हम सोचते हैं हम बच्चे का भला कर रहे हैं, पर बहुत थिन बाउंड्री होती है कि कब हम उसका खराब करने में लग जाते हैं, हमें पता भी नहीं चलता। और इसमें हम सबका दोष नहीं है फ्रेंड्स, इस पेरेंटिंग का दोष नहीं है, क्योंकि हमारे साथ भी ऐसा ही होता आया, हमारे पेरेंट्स भी इसी सिचुएशन से गुजरे थे। पर धीरे-धीरे अब हमें इस पैटर्न को तोड़ने की ज़रूरत है कि नहीं, ज़रूरी नहीं है जो उन्होंने मुझे थप्पड़ मारा था, मुझे भी अपने बच्चे को थप्पड़ मार के ही सिखाना है ना? हम प्यार से भी बच्चों को सिखा सकते हैं, तो वो देखने की ज़रूरत है आपको। और रूल देखो, हम कहते हैं ना कि ब्रेक कर दिया तो तूफान हो गया या कुछ गलत हो गया। फ्लेक्सिबल रहना चाहिए कि गाइडलाइंस हो गई जो फ्लेक्सिबल है, और बाउंड्रीज है जो फ्लेक्सिबल हो सकती हैं, आगे पीछे हो सकती हैं। हमें इतना रिजिड नहीं होना कि बस रूल बन गए तो नो वन कैन ब्रेक इट। जी। तो मैम जैसे कि आपने कहा कि बच्चों को रीज़न बताना कि क्यों हम ये रूल सेट कर रहे हैं, क्यों ये डिसिप्लिन सिखा रहे हैं, वो बेहद इम्पोर्टेंट हो जाता है। मैम अगला सवाल जान लेते हैं। हाउ कैन आई टीच माई चाइल्ड वैल्यू फॉर मनी? कई पेरेंट्स का ये सवाल रहता है, बच्चों को पैसों का पहली बात तो बचपन में पता ही नहीं होता, लेकिन जब पता चलता है तो वो कई बार ऐसा देखा गया है कि बच्चे मनी को वैल्यू नहीं करते, तो वो कैसे उनको सिखाएं? जी, और अभी ऐसा बहुत हो गया है रूपाली। अगर मैं बात करूँ पेरेंट्स की, हमारे टाइम की अगर मैं पेरेंटिंग बोलूँ, तो मुझे तो नहीं लगता कि मेरे लिए पॉकेट मनी कुछ होती थी। मतलब मेरे पेरेंट्स जो ला देते थे या स्कूल में जो मुझे चाहिए होता था वो मिल जाता था। बट अब इतना कुछ बच्चों के अराउंड हो गया, इतने गैजेट्स हैं, इतनी चीज़ें हैं, तो बच्चों को भी लगता है कि हाँ, अगर वो लेकर आ रहा है तो मुझे भी चाहिए, है ना? अब पहले तो खाली सिंपल लंच बॉक्स में खाना जाता था, अब इतने 3-3 मील्स जाते हैं, स्नैक्स भी जाता है, जंक भी जाता है। बच्चे एक दूसरे को देख के चीज़ें माँगने लग जाते हैं और उनको वैल्यू फॉर मनी नहीं समझ आता। तो इसमें क्या प्रैक्टिस कर सकते हैं लोग? मैं कहूँगी कि देखिए, आप सबसे पहले, अगर आपका बच्चा, आपको लग रहा है कि हाँ, वो थोड़ा बड़ा है, जैसे 7-8 साल का, जिसको, क्योंकि तभी वो वैल्यू फॉर मनी समझेगा, उससे छोटा बच्चा नहीं समझ सकता। तो आप उसकी पहले तो पॉकेट मनी उसकी आप सेट करें, है ना? जैसे 400 रुपीज़ पर मंथ आप सेट करना शुरू करें कि अच्छा, आपको 400 रुपए पर मंथ मिला करेंगे, है ना? और उसको उसको यूटिलाइज़ करने दीजिए कि कैसे उसको खर्चने हैं, वो देखे वो।
और दूसरा कि ये नहीं कि पेरेंट्स ने 400 रुपीज़ दे दिए, जैसे आप कभी-कभी कपड़े जो लेंगे या स्कूल में जो हॉबीज़ के लिए उनको चीज़ें बोली जाती हैं लाने के लिए, आप वो दिलाएँ उन्हें। पर उसके अलावा भी देखिए बच्चे ना पेरेंट्स से सीखते हैं। तो अगर आप भी वैल्यू फॉर मनी करेंगे, बच्चा भी सीखेगा वैल्यू फॉर मनी। जैसे कि शॉर्ट ट्रिप्स हैं, जैसे आपको कहीं जाना है ना? मार्केट तक जाना है, आपके पास गाड़ी भी है, टू व्हीलर भी है। पर आप क्या करते हो? मोस्टली टू व्हीलर यूज़ करते हो क्योंकि छोटे ट्रिप पर जाना है। तो बच्चा भी समझेगा कि हाँ, कि मुझे अब गाड़ी बड़े पे नहीं, मैं पापा छोटे स्कूटर पे भी जा सकते हैं, है ना? जब आप शॉपिंग करते हैं, आप प्राइस टैग देखते हैं, या मम्मी जब शॉपिंग करती है प्राइस टैग देखती है और वो कहती है कि नहीं नहीं ये तो थोड़ा महंगा है, तो क्या है बच्चा देख रहा है ना? फिर बच्चा देख देख के सीखेगा। फिर वो भी शायद आगे जब जाएगा, जब प्राइस टैग देखेगा, वो कहेगा कि हाँ आई थिंक मम्मा ये एक्सपेंसिव है, मुझे इसकी अभी ज़रूरत नहीं है ना? थोड़ा और हम रीजनेबल देख सकते हैं। और जब आप पैसे बच्चे को देते हो, एक पॉकेट मनी देते हो, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है बच्चे को कि हाँ मुझे इसको कैसे यूटिलाइज करना है। क्योंकि अभी तो वो देख रहे हैं कि अच्छा, कभी कभी पेरेंट्स ये भी करते हैं कि आप देख सकते हैं कि अच्छा जितना तुम मनी सेव करोगे अपने पॉकेट मनी से, मैं तुम्हें 2% और इस पे दूंगा, है ना? तो उसको समझ जाएगा कि हाँ मुझे अब अपनी पॉकेट मनी को सही तरीके से यूटिलाइज करना है। क्योंकि अगर आप ये यूटिलाइजेशन नहीं करोगे ना, तो बड़े होके जब वो वर्ल्ड में जाएगा उसको पता ही नहीं चलेगा हाउ टू हैंडल मनी, है ना? क्योंकि उसको पता ही नहीं कहाँ इन्वेस्ट करना है, कैसे सेव करना है, कैसे देखना है कि हाँ ये प्राइस, या क्या ये मेरी प्रायोरिटी है, क्या ये मेरी नीड है। जैसे बहुत ज़्यादा लोग क्या चले जाते हैं, या बच्चे चले जाते हैं, वो ग्रीड में चले जाते हैं, है ना? हमें नीड और ग्रीड में डिफरेंस नहीं पता होता। नीड क्या है? ज़रूरत। ग्रीड क्या है? कि और दे दो, और दे दो। जैसे अब अगर मैं आपको कहूँ, या आपने बच्चों के भी देखा होगा कि कितने कलर पेन्स होंगे बच्चों के पास, है ना? आप गिन भी नहीं सकते, इतने कलर पेन्स होंगे। हर ड्रॉर खोलोगे एक कलर पेन मिल रहा होगा, या उनका स्टडी टेबल खोलोगे, बैग खोलोगे, है ना? क्योंकि वैल्यू नहीं है। यही अगर मैं उनको 1-2 चीज़ दूँ, क्योंकि वो उनकी नीड है, आप उनको बोले कि बेटा, अगर फिर वो कहता है मम्मा मुझे और कलर्स चाहिए, आप उसको समझाएँ कि बेटा, डू यू रियली नीड योर कलर्स? डू यू रियली फील दैट इट्स अ नीड? कि ये ग्रीड है, आपने ऑलरेडी, आपके पास इतने कलर्स हैं, आप और कलर लेके क्या करोगे? पहले उसको यूटिलाइज करो, ताकि बच्चे को समझ आए कि हाँ मेरी ज़रूरत क्या है। और दूसरा, उसको कंपैरिजन में भी समझ आएगा कि दूसरों से हमें कंपेयर नहीं करना चाहिए, है ना? कि जो है मेरे को वो चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए। अगर वो बच्चे ला रहे हैं, ठीक है वो ला रहे हैं, पर हमने ये देखा है कि हमारे पास जो है हम उसमें सेटिस्फाई, या जैसे घर में इतनी सारी चॉकलेट्स आ जाती है ना? आप धीरे धीरे क्या करो, गिव अवे करना शुरू करो, है ना? अपने हेल्पर्स को, या बिल्डर में जो गार्ड्स हैं आप उनको दो, ताकि बच्चे को समझ आए कि जब मेरे पास ज़्यादा होता है तो मैं शेयरिंग कर सकता हूँ। ज़रूरी नहीं मुझे होल्ड करने की ज़रूरत है कि ये तो मेरा ही है। तो जैसे-जैसे आप इम्प्रूवमेंट करेंगे, वैल्यू करेंगे मनी को, बच्चा अपने आप धीरे-धीरे सीखने लग जाएगा कि हाँ, वैल्यू करना है मुझे मनी को, और मनी ऐसे ही नहीं आ जाती, अगर आ भी जाती है, मुझे उसको रिस्पेक्ट देनी है उस मनी को। जी, बिल्कुल मैम, जैसे आपने बताया कि इससे शेयरिंग भी बढ़ेगी, अगर बच्चों के पास कुछ सेव होगा और वो शेयर भी करना उससे सीखेंगे। जी। और इसी के साथ ये भी समझ में आता है कि जो पेरेंट्स से हैं, उन्हीं से बच्चे जो हैं वो सीखते हैं हर एक चीज़। जी। मैम, मैं जानना चाहूँगी कि पेरेंटिंग वेज़ में, जैसे हमने पेरेंटिंग स्टाइल की बात हुँ। करी, इसी तरह एक टर्म है चाइल्ड मैजिक आवर। मैं जानना हुँ। चाहूँगी वो क्या है? जी। चाइल्ड मैजिक आवर होता है कि एक ऐसा समय जहाँ पर हम बच्चे के साथ कनेक्ट करें, और अच्छे से कनेक्ट कर सकते हैं उसके साथ, और वो मैजिक आवर होता है जब बच्चा 1 घंटा पहले सोने के, जब आप बच्चा सोने वाला है और 1 घंटा पहले, वो एक मैजिक आवर होता है मम्मी-पापा का अपने बच्चे से कनेक्ट करने का, है ना? वो 1 घंटा आप बच्चे के साथ दें, कि उस समय आप बच्चे के स्कूल के बारे में पूछ सकते हो, बच्चे ने क्या नया सीखा है, स्टोरी टाइम हो सकता है वो आपका, कि आप स्टोरी सुनाएँ उसे, क्या अच्छी चीज़ें उसको सिखाएँ, डीप ब्रीदिंग करें आप उसके साथ कि ये टाइम है हमारे साथ कनेक्ट करने का, डीप ब्रेथ्स लेने का, है ना? तो क्या है, ये मैजिक आवर है, इसमें बच्चा और एब्ज़ॉर्ब करता है चीज़ों को, क्योंकि वो सोने जा रहा होता है, तो जिस थॉट से वो सोएगा, वो ही उसके माइंड में चलेगा और उसी एनर्जी से वो उठेगा।
तो 1 घंटा सोने से पहले अगर आप बच्चे से कनेक्ट करते हो अच्छे से, जहाँ पर आप फ़ोन नहीं है, कोई और बात नहीं है, पूरी 100% आप बच्चे की प्रेज़ेंस के साथ हो और उनसे हार्ट टू हार्ट एक कनेक्शन करते हो, एक बात करते हो और चीज़ें सीखते हो, और उस समय बच्चा बहुत अच्छे से एब्ज़ॉर्ब करता है। आप कुछ पॉज़िटिव अफ़र्मेशन कर सकते हो, या आप बोल सकते हो कि अच्छा, आज हम 3 चीज़ें ऐसे बताएँगे जिसके लिए हम ग्रेटफुल हैं। है ना? बच्चे को सोने से पहले, ताकि उसको समझ आए कि हाँ, कुछ नहीं अच्छा हुआ, पर बहुत सारी चीज़ें अच्छी भी हुई हैं मेरे लाइफ़ में जिसके प्रति मैं ग्रेटफुल हूँ। है ना? ग्रैटिट्यूड एक्सरसाइज़ कीजिए। तो डिफरेंट एक्सरसाइज़ उस 1 घंटे में कर सकते हैं जिससे वो बच्चा अच्छे से एब्ज़ॉर्ब करता है, तभी हम इसको मैजिक आवर बोलते हैं कनेक्ट करने का। मैम तो वो पेरेंट्स के लिए मैजिक आवर वाला ये जो स्टाइल है काफ़ी इफ़ेक्टफुल होगा जो वर्किंग लेडीज़ होती हैं वो जी। इस टाइम पर, क्योंकि कईयों का ये भी सवाल रहता है कि हमारे बच्चों से हम बात नहीं कर पाते, तो वो हुँ। मैजिक आवर में वो बात कर सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। जी, यस। मैम आप हमारे साथ जुड़े और पेरेंटिंग पर पेरेंटिंग स्टाइल पर और तमाम सवालों के जवाब दिए, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो दर्शकों, आज हमने जाना वो सारे टर्म्स के बारे में जो पेरेंटिंग के दौरान सुनाई देते हैं, पेरेंटिंग के दौरान समझ में आते हैं। पेरेंट्स को जो भी सवाल परेशान करते हैं बच्चों की परवरिश में, उन सभी सवालों के जवाब मैम ने आज दिए। इस कार्यक्रम के लिए इतना ही। बनी रही परवरिश के साथ। नमस्कार।